जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स परीक्षा में आए हुए जीएस 1 के पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और जिन लोगों को आगामी परीक्षा से डर लग रहा है अच्छी तैयारी होने के बाद भी, वो ये वीडियो जरूर से जरूर देखें, क्योंकि इससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से पिछले साल आया था और इस साल भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर आता है। मतलब एकदम से ट्रेंड चेंज नहीं होता है। तो आपका डर जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के बाद। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? तो भाग दे रखा है और उससे संबंधित विषय दे रखे हैं। पहला है संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, तो ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 में दिया गया है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो लेफ्ट साइड में इंग्लिश वर्जन दिया है वहां से पैरेलली मेरे साथ में पढ़ते जाएं। मैं हिंदी का पार्ट पढ़ूंगी और आप पैरेलली इंग्लिश का पढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बी है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, तो ये भी सही है। अधिकरण भाग 11 में, तो अधिकरण भाग 11 में नहीं है और इसमें क्या पूछ रहा था, सही सुमेलित नहीं, ठीक है। तो अधिकरण भाग 11 में नहीं है, अधिकरण किस में है, 14A में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। और राजभाषा भाग 17 में, तो ये भी सही है। क्या हो गया इसका आंसर, आंसर सी हो गया। ट्रिब्यूनल्स पार्ट 11 में नहीं, पार्ट 14A में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से, तो 4 नंबर पे हो गया। 4 पे निर्वाचन आयोग दे रखा है तो ए का 4 हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 315, अब देखिए 4 होते ही, ए का 4 होते ही आंसर क्या आ गया, आंसर बी आ गया, ठीक है। तो एक को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो उससे ही आपका आंसर निकल आया। तो बड़े बड़े क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, आराम से पेशेंटली सॉल्व करना है, सब आता है आपको। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो सब कुछ आता है आपको, बिल्कुल भी एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। बस एकदम पेशेंस से, शांत दिमाग से पेपर को सॉल्व करना है, पैनिक नहीं होना एग्जाम में, ठीक है। चलिए, ए का 4 हो गया। एक बार और सारे देख लेते हैं। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से, तो बी का 3 हो गया। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से, तो 2 हो गया। और अनुच्छेद 338 किससे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, एससी कमीशन से, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, ए 4 3 2 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी गतिविधि तक। तो पढ़ते हैं। अब देखिए एकदम से डर जाएंगे कि भाई नहीं आती डेट, लेकिन जरूरी नहीं है कि डेट आए, हम दूसरी तरह से भी बिना डेट आए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। पहला है प्रारूप समिति की नियुक्ति, ड्राफ्ट कमेटी, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो संविधान बनने से पहले बनी होगी, भाई संविधान बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी ना। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। अंगीकृत का मतलब अडॉप्टेड, ठीक है, अडॉप्टेड एंड इनएक्टेड। तो ये कब किया गया था, अगर किसी को याद हो तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रथम बैठक, संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट। अब देखिए ड्राफ्ट तो तब बना होगा ना जब संविधान सभा बन गई होगी, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई होगी, फिर ड्राफ्ट बना होगा, फिर उसे अंगीकृत किया होगा और उसके बाद जो लास्ट है वो क्या किया होगा, प्रवृत्त किया होगा, ठीक है। तो अगर डेट नहीं भी पता है तो एक क्या बोलते हैं, समझदारी से अगर समझेंगे प्रोसेस को तो उसके बाद भी आंसर टिक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर फिर हो जाएगा डी, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या हुआ है, ये तो अच्छा
और कुछ भी नहीं पता, मान लीजिए इस क्वेश्चन में बाकी के 3 ऑप्शन भी नहीं पता, तो ये तो पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो सबसे लास्ट वाली चीज जो क्या है, 26 जनवरी 1950, तो लास्ट में मतलब क्या आना चाहिए, लास्ट में 3 आना चाहिए। ठीक है, ये 3 वाला लास्ट में आना चाहिए। अब 3 वाला लास्ट में किस में है, या तो सी में है या तो डी में है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि 2 ऑप्शन तो आपने गेस कर ही लिए, तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। और उससे पहले क्या किया था, उससे पहले अंगीकृत किया था, तो फिर 2 जो है वो इसके पहले आएगा, 3 से पहले, तो 2 आ गया और बस आपका डी आंसर भी आ गया इस तरह से। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। नीचे 2 कथन दिए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो ये भी सही है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है राज्य के प्रस्ताव मानने के लिए, तो ये भी सही है। लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य तो है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर भी टिक कर लेते हैं, बी नंबर इधर इंग्लिश में आएगा, ऊपर वाले में भी ये डी आएगा और इधर कर दिया था। चलिए नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये सही है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। तो ये सही है, मान्य होते हैं। ठीक है, अपने कार्यकाल में जो कार्य कर दिए वो मान्य होंगे। फिर है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते। तो ये गलत है, जब तक घोषणा नहीं होती तब तक किए गए सारे कार्य मान्य होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन? तो मीरा कुमार, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। नेक्स्ट है 7वां नंबर, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय से सही सुमेलित नहीं है? नहीं को जरूर सर्कल कर लिया करिए, नहीं तो स्किप हो जाता है। तो तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये सही है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से, अच्छा जिन लोगों को कंफ्यूजन होता हो अनुसूचियों में, वो प्री बूस्टर सीरीज में मैंने अनुसूचियों की क्लास बनाई है, ट्रिक के माध्यम से भी उसमें समझाया है, तो वो वाली प्री बूस्टर की क्लास जरूर देख लें। और प्री बूस्टर में और भी बहुत सारी क्लास हैं शॉर्ट टॉपिक से रिलेटेड, तो प्री बूस्टर सीरीज मतलब एक बार जरूर देख कर जाए एग्जाम में जाने से पहले। चलिए नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो ये चौथी अनुसूची है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ना कि 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो ये गलत हो गया, नहीं बोल रहा था। और 10वीं अनुसूची जो है वो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, तो ये भी ठीक है, डी वाला। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, आंसर इसका हो गया सी, 9th शेड्यूल, ऊपर वाले का मीरा कुमार और इसका केवल एक। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी 15 वर्ष हेतु। ठीक है, 15 वर्ष के लिए की थी अंग्रेजी की अनुमति। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन है, इनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। 9th नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो ये सही है, संसद का भाग होता है राष्ट्रपति। फिर कारण है इसका, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, तो ये भी सही है। ठीक है, और क्योंकि संसद का भाग है, जो ए है आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो गया, आंसर इसका बी हो गया, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। तो इसका है कि 6 नहीं होते, कितने होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, और यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ना कि नीति आयोग को। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? दोनों गलत हो गए, फिर एक भी गलत हो गया, 2 भी। तो आंसर इसका हो गया ना तो 1 ना तो 2, डी हो गया। क्लियर? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। तो ये सही है, उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है। दूसरा है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये भी सही है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में कौन से उत्तर सही हैं। तो कौन से सही हैं? ए और बी दोनों ही, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्लियर? आंसर क्या हो गया? आंसर इसका हो गया ए, बोथ ए एंड बी। इसका हो गया था नीदर 1 नीदर 2, और इसका हो गया था बी हो गया। तो 15 years हो गया। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद ये सही है। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो ये गलत है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महान्यायवादी को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका हो गया ए, दूसरा वाला गलत हो गया और पहला वाला सही है इसका। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, ओनली 1 इधर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो ये वाला भी सही है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? क्या पूछ रहा था कि कौन से कथन सही हैं? तो दोनों ही सही हैं। आंसर क्या हो गया? सी हो गया इसका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। तो सही है ये वाला, 31 सीट्स अलॉटेड फॉर राज्यसभा। उसके बाद दूसरा है, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो ये भी सही है, राज्यसभा में 31 सीट यूपी की और लोकसभा में 80 सीट्स यूपी की। ठीक है, तो दोनों सही है। आंसर क्या हो गया इसका? आंसर इसका डी हो गया। यूपी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, स्टैटिक या करंट से भी करंट नहीं, स्टैटिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में दिए गए हैं, वो सारे यूपी स्पेशल वाली क्लास में कवर किए गए हैं। तो अगर आपने यूपी स्पेशल की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो प्री बूस्टर प्लेलिस्ट जो है चैनल पर पीसीएस अभ्यास के, उसमें यूपी स्पेशल की क्लास अवेलेबल है, तो आप वो वाली क्लास जरूर कंप्लीट कर लें। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कौन से सही हैं? तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। तो सही है ये। दूसरा है कि संसद
को अपने किसी भी सदन के सचिवालयों स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि सही है पूछ रहा था, तो दोनों सही हैं। आंसर हो गया सी। ठीक है, दोनों 1 और 2 सही हैं। सी बोथ हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? अब नहीं को जरूर सर्कल कर लीजिए। तो कौन सा सत्य नहीं है ये पता करना है। पहला है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार होते हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। तो ये सही है। ठीक है, दूसरा है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। तो ये गलत है। किसके द्वारा होता है? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा था कि सत्य नहीं है, तो बी हो गया। ठीक है, उसके बाद सी है, एक ग्राम स्तर की सभा है, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये तो गलती हो गया क्योंकि दोनों सही हैं और गलत पूछ रहा था। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। कौन करता है पंचायत के चुनाव का संचालन? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। 20 का आंसर हो गया। ठीक है, फिर 18 नंबर पे है 18 क्वेश्चन, पंचायती राज्य पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, पंचायती राज्य के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सही है। द्विस्तरीय व्यवस्था का समर्थन किया था अशोक मेहता जी ने। दूसरा है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो ये वाला गलत है स्टेटमेंट। खंड को नहीं, यहाँ पे जिले को इन्होंने बोला था कि जिले को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए राज्य स्तर के नीचे। ठीक है, आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया, केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश का त्यागपत्र जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति को संबोधित होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो गया। फिर 20 नंबर क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो अनुच्छेद 20 का हिस्सा अपराध में दोष सिद्धि है ना। 20 नंबर जो है अनुच्छेद 20, इसमें है कि ए स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। तो ये सही है। ठीक है, कौन सा हिस्सा नहीं पूछ रहा है? तो ये है इसमें दोहरे दंड की धारा, तो ये भी है। यातना के विरुद्ध निषेध, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद कायोत्तर विधि, तो ये भी है। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है आर्टिकल 20 में। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? किसका? नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों का। ध्यान दीजिएगा, ये मौलिक कर्तव्य हैं, ना कि मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो कर्तव्य और अधिकार में कंफ्यूज होके एकदम से ए पे टिक नहीं कर देना है। कौन सा है ये? आंसर इसका बी होगा, पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, कर्तव्यों और डीपीएसपी की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि मूल अधिकारों की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन सा सही है इसमें? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन था गड़बड़ वाला। गड़बड़ क्या थी? इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 109 आर्टिकल
और यहाँ पे कोई भी आर्टिकल लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये गड़बड़ वाला क्वेश्चन था, हट गया होगा। लेकिन हम इंग्लिश वाले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर सही होता तो हम उसे कैसे सॉल्व करते। तो इसमें दिया है कि आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स फॉर द ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन 109 में नहीं है, किस में है? 108 में है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 108 हम सपोज कर लेते हैं लिखा है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। 108 में 108 में होता है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, तो ये सही है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, तो बी वाला सही हो गया। तो आंसर इससे क्या निकल के आएगा? बी निकल के आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सही होता तो बी होता, लेकिन सही नहीं था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसमें कालानुक्रम जो है वो यूनानी, शक, कुषाण, ठीक है। तो इसका इस तरह से ट्रिक याद कर लीजिए, USPK, ठीक है। यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये ऑर्डर है। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर वाले में बी हो जाएगा, इधर वाले में बी हो जाएगा, और ऊपर टिक कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो वे भिक्षु थे नागसेन, ठीक है। अब इसके भी दो आंसर थे, नागसेन और नागार्जुन, दोनों ही सही आंसर थे इसके। तो विवाद वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, पर सही आंसर पता होने चाहिए। अभी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख रहे हैं। चलिए, तो नागसेन, नागार्जुन दोनों ही सही माने गए थे इसके। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो चरक संहिता विभाजित है 120 अध्याय और 8 खंडों में, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? तो भागदूह होता था राजस्व कर जमा करने वाला, रेवेन्यू कलेक्टर होता था भागदूह। डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका कौन सा? ए आंसर हो गया। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये पुरातात्विक स्थल है और आज की डेट में जो स्थल है उनको हमको मैच कराना है, ठीक है। तो इसमें से जो नेवासा है वो कहाँ पर? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ए का क्या हो गया? 3 हो गया। उसके बाद ईसमपुर, ईसमपुर कर्नाटक में स्थित है, तो बी का 4 हो गया, ठीक है। ए का 3 और बी का 4 2 में मिल रहे हैं हमको यहाँ पे, ए में और सी में। उसके बाद जो डीडवाना है, डीडवाना राजस्थान में, ठीक है। और जो गुडियाम गुफा वो तमिलनाडु में, ठीक है। तो क्या हो गया? सी का 1 और सी का 1 होते ही क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। ए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो पूर्वी सीमांत का निर्धारण आलमगीरपुर करता है, ठीक है। अब आप मुझे बाकी 3 के नाम बताइए कि पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमांत का निर्धारण कौन करता है? इस तरह का एक डायग्राम बनता है ना, धनुष के शेप का डायग्राम बनता है ना, उसके लिए हड़प्पा के प्रसार के लिए। तो उससे मुझे बताइए बाकी 3 डायरेक्शन क्या है? आलमगीरपुर बी, ए था। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो ये सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? दोनों 1 और 2 सही हो गए, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित है पूछ रहा है, ठीक है। वैशेषिका पतंजलि ये गलत है, मीमांसा कर्व ये गलत है, उत्तर मीमांसा कपिल ये गलत है,
न्याय गौतम ये सही है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह 1611 में जेम्स एक के दूत के रूप में भारत आया था, तो ये गलत है। वह 1609 में आया था। ठीक है, 1611 में नहीं, 1609 में। और दूसरा है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, तो तुर्की का नहीं, वो फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, फारसी मतलब पर्शियन। 1609 या 1608 है, शायद 1600, मतलब ये कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। एक बार अगर गलत है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। 1609 में जेम्स प्रथम आए थे या 1608 में आए थे? तो इसमें क्या हो गया कि दोनों ही गलत हो गए, तो आंसर इसका डी हो गया, ना तो एक और ना तो दो। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर पे क्वेश्चन है, खरीदादार कौन था? तो खरीदादार था डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है पुस्तक मिराते सिकंदरी। मिराते सिकंदरी लिखी गई थी गुजरात विजय। ठीक है, तो मतलब मिराते सिकंदरी लिखी थी गुजरात विजय, तो ए का 4 हो गया। उसके बाद बुरहाने मिशर ने लिखी थी बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, तो ये 2 हो गया। उसके बाद रियाज उल सलातीन, इन्होंने लिखी थी बंगाल का इतिहास, तो ये 1 हो गया। और रियाज उल इंसा ने लिखी थी महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया था इन्होंने, तो 3 हो गया। ठीक है, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, आंसर हो गया ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। हामिदा बानू बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, ये गलत है। हमीदा बानू बेगम कौन थी? सुमेलित नहीं पूछ रहा था, ये पत्नी थी हुमायूं की। ठीक है, हुमायूं। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, ये भी सही है। ठीक है, गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी ना, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी हुमायूं के ऊपर। बताइए कौन सी बुक लिखी थी गुलबदन बेगम ने? कमेंट करके बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर, सी हो गया इसका आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले आएंगे बालाजी विश्वनाथ, दूसरे नंबर पे बाजीराव वन, तीसरे नंबर पे माधवराव वन और चौथे नंबर पे नारायण राव। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 और 3 का। ठीक है, आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका डी हो गया। क्लियर? डी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था? तो ये समाप्त किया था जैनुल आबिदीन ने। ठीक है, जैनुल आबिदीन, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबॉलिश्ड जजिया एंड काउ स्लॉटर? नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? ये किया था अजीजुद्दीन खान ने। ठीक है, ए आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत हुई थी? तो टप्पा शैली का विकास हुआ था मोहम्मद शाह के दरबार में। मोहम्मद शाह, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कवित्री और पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो दयाबाई विनय मल्लिका सही है, सहजोबाई सहज प्रकाश सही है, गंगाबाई गणेश देव लीला ये गलत है, और उसके बाद सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता, ये भी सही है। ठीक है, सही नहीं पूछ रहा था। चलिए
नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है गंगूबाई गणेश देव। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो ये बैरकपुर 29 मार्च, ठीक है, बैरकपुर से शुरुआत हुई थी, तो ये सही है। उसके बाद मेरठ में 10 मई को क्रांति दिवस, ठीक है। उसके बाद लखनऊ में 4 जून को, ये भी सही है। अब बोल रहा है कि सुमेलित नहीं पूछ रहा था, तो झांसी में नहीं हुआ था 11 मई को, ठीक है, झांसी में बाद में हुआ था। आंसर इसका क्या हो गया? आंसर डी हो गया इसका। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? झांसी इसका आंसर हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? ये किया था इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने, ठीक है, तो ये याद रखिएगा नाम, इंद्र नारायण द्विवेदी ने संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था। तो देखिए किसान क्या है? खेती करते हैं ना किसान, और किसानों पर किसकी कृपा होती है? इंद्रदेव की कृपा होती है, तभी खेती संभव हो पाएगी। तो इस तरह से इंद्र नारायण द्विवेदी जी को याद कर लीजिएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये फेंका था अनुशीलन समिति के सदस्यों ने। अनुशीलन ही आंसर हो गया इसका, ठीक है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? ये की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा, ठीक है, डी इसका आंसर हो गया, एक्ट ऑफ 1919, प्रोविजन ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, तो ये सही है। दूसरा है उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, तो ये भी सही है, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर जो हैं वो किसी मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस मूवमेंट का नाम बताइए जिससे ईवी रामास्वामी का नाम जुड़ा हुआ है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन सही है, तो दो, एक और दो, दोनों सी, ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? ये नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है, बी आंसर हो गया। जल्दी जल्दी करेंगे अब थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम भी है, टाइम नहीं है लोगों के पास ज्यादा। 46 नंबर है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? ये नेता थे खान बहादुर खान, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कालानुक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? कौन सी अंतिम थी? होम रूल आंदोलन 1916 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में, जलियांवाला बाग 1919 में, और मोपला विद्रोह 1921 में, ठीक है। तो लास्ट में कौन सा हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। आंसर क्या हो गया इसका? डी आंसर हो गया, क्लियर। फिर 48 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? मातंगिनी हाजरा, अरुणा आसफ अली, कनकलता बरुआ, शांति घोष। शांति घोष नहीं थी। शांति घोष किससे थी? चटगांव विद्रोह से संबंधित थी, ठीक है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो ये मंजरा गोदावरी सही है, ठीक है, हेमावती कावेरी सही है, मालप्रभा कृष्णा सही है, प्राणहिता महानदी नहीं, ठीक है। प्राणहिता किससे है? प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, तो ये यहाँ पर गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं? तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में, डी इसका आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से
लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, तो सही है ये। ठीक है। इस मिट्टी में लौ ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, तो कमी नहीं पाई जाती है, इसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया? गलत हो गया ये आंसर। क्या हो गया? केवल एक ए आंसर हो गया। ठीक है, ओनली वन। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो कहां पर स्थित है ओजोन? समताप मंडल में। ठीक है। अच्छा, अब इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। इन्वायरमेंट का जिन्होंने मैराथन नहीं देखा है ना, बहुत बड़ी गलती करी है। मतलब नहीं, अगर सिलेबस कंप्लीट है तो अच्छी बात है, पर अगर इन्वायरमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो मैराथन जरूर से जरूर देख लीजिए, नहीं देखी है तो। वन शॉट में पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जितना भी यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा उस एक क्लास से। 53 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत की प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों को जोड़े बनाओ। तो यमुना, यमुनोत्री इजी है, ए का 4 हो गया। ठीक है, तो ए का 4 होते ही 3 में ए का 4 है। अभी रुकिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, कृष्णा महाबलेश्वर। तो कृष्ण जो थे वो बलशाली थे। ठीक है, कृष्ण बलशाली थे, इस तरह से याद कर लीजिएगा महाबलेश्वर को। तो बी का क्या हो गया? बी का 3 हो गया, और बी का 3 होते ही आंसर हमारा ए आ गया। ठीक है, कृष्ण बलशाली होते ही आंसर ए हो गया। फिर गोदावरी, ये भी देख लेते हैं। गोदावरी कहाँ से? नासिक से। तो देखिए, जब कोई सिक होता है बेबी, तो उसको मम्मी क्या गोद में लेके ले जाती है ना डॉक्टर के पास। तो गोदावरी नासिक, इस तरह से याद कर लीजिएगा। महानदी सिहावा। ठीक है, महानदी सिहावा हो गया। तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया। फिर है 54 नंबर, नीचे 2 कथन हैं इनमें जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तो सही है। ठीक है, शुष्क रहता है, और लौटते मानसून जब होता है तब फिर तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। फिर कारण है इसका कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी सही है। ठीक है, ये वाला भी सही है। तो तो तमिलनाडु में जो मौसम शुष्क रहने का रीजन है, वो यही रीजन है कि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में और बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की व्याख्या भी करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। ऊपर चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। तो ये सही है, कन्नौज के पास मिलती है। ठीक है, तो ए वाला सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो बेतवा नदी जो है वो प्रयागराज नहीं, वो हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, हमीरपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा, सही है पूछ रहा था, केवल एक सही है, मतलब ए इसका आंसर हो गया, ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है चंदौली में। ठीक है, चांद चंदौली, चंद्रप्रभा चंदा चंदा एक जैसा हो रहा है ना, तो चंदौली हो गया। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा और राज्य केंद्र सही सुमेलित है? ठीक है पूछ रहा है कि सही सुमेलित है, बाकी सब गलत होंगे। फिर तो पासेस के नाम दिए हैं और स्टेट या यूनियन टेरिटरी के नाम दिए हैं।
पहला है अघिल अरुणाचल प्रदेश, तो ये गलत है। दिफू लद्दाख में, ये भी गलत है। नीति उत्तराखंड में, तो ये सही है। ठीक है, नीति दर्रा क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद माना हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये भी उत्तराखंड में ही है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन, सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। ठीक है, ये वाले जो प्लांट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये मैंने साइंस की सीरीज में कवर करवाए हुए हैं ऑलरेडी, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% वन है, तो ये गलत है। ठीक है, 12.8 नहीं, लगभग आई थिंक 9% के अराउंड वन है। ठीक है, एक बार एग्जैक्ट डेटा देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, तो ये गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वन भूमि नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट अलॉट करती है वन भूमि। तो क्या हो गया, दोनों ही गलत हो गए फिर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर ना तो 1 ना तो 2, डी हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो रॉटरडम नीदरलैंड का सही है। ठीक है, नहीं सर्कल कर लीजिए। इगारका चीन का, इगारका चीन का नहीं है, इगारका रूस का है पत्तन। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा था, तो 20 का आंसर हो गया। फिर मॉन्टेवीडियो उरुग्वे का, ये सही है, और जकार्ता इंडोनेशिया का, ये भी सही है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो गया, आंसर इसका फिर डी हो गया। ठीक है, इगार का। चलिए नेक्स्ट 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, तो सत्य पूछ रहा है, तो ये गलत है, ये गर्म धारा है। ठीक है, ये गर्म धारा, तो ये गर्म हो गई, तो ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की होती है, तो लघु ज्वार की नहीं होती, ये दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है, तो ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद है कि महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ये सही है। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होते हैं उस पर सैलिनिटी हाईएस्ट होती है। ठीक है, फिर है मतलब मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वर आता है, ये 30 मिनट नहीं है, ये कुछ और मिनट है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने मिनट बाद ज्वर आता है। वो मैं लगा दूंगी ना कि सब मैं ही बता दूंगी क्या। चलिए सी नेक्स्ट 62 क्वेश्चन नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, तो कौन सी नदी है ये है रियो ग्रांडे। ठीक है, रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और यूएसए की बाउंड्री बनाती है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। ठीक है, अब सबसे छोटे से सबसे बड़ा लगाना है, तो ये तो पता ही, अगर मतलब ऑर्डर एक बार कंफ्यूज हो भी जाए, वैसे तो नहीं होना है। ठीक है, और इसका वीडियो भी प्री बूस्टर में अपलोडेड है, रेगिस्तान का भी। तो अगर हो भी जाए कंफ्यूज, तो सहारा पता है कि सबसे बड़ा है, तो लास्ट में तो क्या आना चाहिए, सहारा आना चाहिए, तो 3 नंबर पे सहारा। अब देखिए 3 नंबर पे भी 3 ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, फिर उससे बड़ा क्या आएगा, उससे बड़ा मतलब उससे छोटा जो है वो आएगा अरेबियन मरुस्थल। सहारा से छोटा अरेबियन हो गया, तो इसके पहले 2 आना चाहिए और इसके पहले 2 आना चाहिए, तो ये वाला आ गया 2, और आंसर इसका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, इसका मतलब है ये सबसे बड़ा तो चौथे नंबर पे आएगा, फिर ये इससे छोटा तो तीसरे नंबर पे आएगा, और फिर गोबी मरुस्थल दूसरे नंबर पे, और सबसे छोटा ग्रेट सैंडी तो पहले नंबर पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 इस तरह से ऑर्डर बन जाएंगे इसके। 63 का ये हो गया। नेक्स्ट 64 नंबर देख लेते हैं,
क्वेश्चन, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। ठीक है, डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। अच्छा देखिए, ये वीडियो बनाने में मैंने पूरी कोशिश करी है कि पूरा 100% सही डाटा ही दूं, लेकिन आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग हूँ, हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो कल आप आके फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। इन केस कोई एराटा होता है तो मैं अपडेटेड कर दूंगी वो एराटा और कमेंट को पिन कर दूंगी। ठीक है, ऐसा ना हो कि गलत डेटा की वजह से आपका एग्जाम में आंसर गलत हो जाए। तो मेक श्योर कि कल आके आप दोबारा से एराटा एक बार चेक कर ले। वैसे सही है सब, डोंट वरी, चिंता करने की बात नहीं, लेकिन भगवान नहीं हो ना, मैं इंसान हूँ। चलिए सूची 1 को सूची 2 से, तो किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। तो 1 का 3 हो गया। ठीक है, 1 का 3 होते ही 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास, एक तो बी और दूसरा सी। ठीक है, दूसरा है टूबकल। टूबकल है मोरक्को में। ठीक है, टूबकल पर्वत मोरक्को देश में स्थित है। तो बी का हो गया 1, बी का 1 होते ही आंसर क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है, और देख लेते हैं, स्टैनली है युगांडा में। ठीक है, तो सी का 4 हो गया, और हॉगर है अल्जीरिया में। क्लियर, तो 20 का आंसर हो गया। फिर है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? बैकाल रूस में है। ठीक है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, माराइकोवा वेनेजुएला में है, पर ओनेगा जो है वो कनाडा में नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा था? इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा था। क्लियर, ओनेगा कहाँ पर स्थित है? ओनेगा है रूस में स्थित। ठीक है, कनाडा में नहीं, ये रूस में स्थित, तो ये याद रखें। क्लियर, चलिए नेक्स्ट 67 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, तो सही है। ठीक है, जो पेरू का तट है, क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर के पूर्वी सिरे पर, वहां पर स्थित होता है, तो सही है ये वाला। ठीक है, दूसरा है कि यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया, ओनली 1। क्लियर, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो इस तरह से हवा जाती है और इस तरह से मुड़ जाती है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो ऊपर की साइड चली जाती है, कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चली जाती है। तो इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है? कोरियोलिसिस फोर्स होता है। ठीक है, जो कि पृथ्वी के घूमने की वजह से उत्पन्न होता है। आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो ये है डोनेट्स्क। ठीक है, डोनेट्स। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? न्यूमेन, न्यूमेन प्रसिद्ध है लौ अयस्क के लिए। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई? तो ये की गई थी 149 रेलवे स्टेशनों की पहचान। अच्छा देखिए, अब आगे जो हैं वो थोड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आप एक बार देख लीजिए, उससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि इस साल के लिए जो आप करंट पढ़ रहे हैं उनमें किस तरह से क्वेश्चन
किस मतलब क्वेश्चन पर स्ट्रेस देकर पढ़ना है, क्योंकि पिछले साल के जिस तरह के क्वेश्चन आए थे तो उसी से रिलेटेड हो सकता है टॉपिक के क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो एक बार आने तो नहीं है ये वाले, मतलब पिछले साल का डेटा है, पर एक बार आप क्वेश्चन का ओवरव्यू लेने के लिए जरूर ये वीडियो लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो 71 का 149। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो सैन्य अभ्यास की लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये किया गया था राजस्थान में आयोजित। फिर है 73 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? कौन सी रिपोर्ट थी ये? सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो राज्य थे वो थे पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ठीक है, इसका आंसर था ए। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो निसार में क्या क्या आ रहा है? इसरो और नासा। ठीक है, तो नासा और इसरो के द्वारा, नासा और इसरो को मिला के ही निसार नाम दिया गया है। आंसर इसका ए हो गया। फिर 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 2023-24 बजट के अनुसार 30। ठीक है, किए जाने थे, तो 30 हो गया। तो बजट इस तरह से पढ़ना है कि जो स्थानों से संबंधित जानकारी है उन पर भी हमें फोकस करना है। 76 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन हैं? तो कौन थे ये? अनुराधा रॉय। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से कौन किसको मिला था, तो इमीडिएटली ना आप रिवाइज कर लीजिए कि इस साल का 2023 वाला फिर किसको मिला है। ठीक है, तो पैरेलली वो वाले क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर करते चलिए अपने साइड बाय साइड माइंड में। 77 नंबर क्वेश्चन है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? पहला है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। तो क्या बोल रहा है? सही है, तो ये सही है। ठीक है, फिर है भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाटका के तुमकुर में। ठीक है, तुमकुर क्या है? बेंगलोर से लगा हुआ एक एरिया है तुमकुर। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं। ठीक है, तो पिछली बार ऑस्कर में गया था ना ये नाम, तो उसके रचनाकार थे, मतलब गाने को प्राइज अवार्ड मिला था ऑस्कर, तो इसके रचनाकार थे MM कीरावानी बी। क्लियर? नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में, और हरियाणा में कहाँ पर? फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। सही है ये। ठीक है, उसके बाद प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये भी सही था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 2 और 1 और 2 दोनों। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया था INS वागीर को। ठीक है, आंसर बी हो गया इसका। 83 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश तक धूम्रपान मुक्त होना है। कब तक धूम्रपान मुक्त होना चाह रहा है न्यूजीलैंड? 2025 तक। ठीक है,
84 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? ये हुआ था यति एयरलाइन का। ठीक है, तारा एयरलाइन भी बहुत पॉपुलर है, तो तारा एयरलाइन का नहीं, यति का। फिर 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? स्पेयर पुस्तक लिखी थी प्रिंस हैरी ने। तो देखिए, इस साल के लिए भी आप अगर बुक्स की लिस्ट पढ़ते हैं ना, तो जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जिनके नाम बहुचर्चित रहते हैं, उनकी बुक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कोई अर्थशास्त्री है, कोई राजनेता है, या कोई क्रिकेटर हो गया। ठीक है, तो जो बहुत पॉपुलर लोग हैं ना, उनकी बुक्स के नाम आप स्पेशली याद करके रखिए। तो प्रिंस हैरी हो गया इसका आंसर। फिर 86 नंबर, पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सही वह जर्मन मूल के निवासी थे, तो सही था। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, तो ये भी सही था। ठीक है, कोई पोप इस्तीफा नहीं दिया होगा शायद इनसे पहले, कंटिन्यू करते रहे होंगे वो जब तक मतलब एक्सपायर नहीं हुए होंगे तब तक। तो सी इसका आंसर हो गया। बोथ 1 और 2 करेक्ट। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही हैं इसमें से? संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, तो सही है, ये सही था, मतलब 2023 का क्वेश्चन है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद आंसर क्या हो गया? सी हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया था क्रिस हिपकिंस को। तो इस साल के जो भी नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो देशों के, उनको आप याद करिएगा। फिर 89 नंबर है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो कौन सा इसमें से शामिल नहीं था? कानपुर शामिल नहीं था, बाकी आगरा, वाराणसी और नोएडा सभी में प्लान थी बैठकें। तो सी आंसर हो गया इसका। 90 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है, तो ये सही था। ठीक है, लाया गया था। क्यों लाया गया था? चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, तो ये भी सही है। और क्योंकि प्राथमिकता है, इसीलिए चीतों को बाहर के देशों से भारत में लाया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? खाद्य श्रृंखला कोलैप्स हो जाएगी एक दिन जाके। आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन सा सही है इसमें से देख लेते हैं। डीकिन विश्वविद्यालय, यह स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, तो ये सही था। ठीक है, डीकिन विश्वविद्यालय। उसके बाद इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, तो ये गलत था। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया था। ए। 92 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो ये चुना गया था पिछले साल सुनील चोपड़ा को। 93 नंबर, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो ये कर दी गई थी ताइवान के लिए। ठीक है, न्यूज में रहा होगा ये। फिर 94 नंबर क्वेश्चन, 2 फरवरी 2023 को, अच्छा देखिए करंट के क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ जिससे टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इस साल आने तो है नहीं ये वाले क्वेश्चन, और ज़्यादा डिटेल भी इनका डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। बस आप एक ओवरव्यू ले लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। 94 क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? ये की थी ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जाहवी को हटा दिया गया था? तो ये हटाया गया था टैक्स स्कैंडल के लिए। ठीक है, टैक्स स्कैंडल, सी इसका आंसर हो जाएगा।
फिर 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आर्गन, क्रिप्टन, राडोन है और एक्टिनियम नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन साइंस की सीरीज में बहुत अच्छी तरह से कवर करवाए गए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखी है, अब टाइम भी कम है, तो अगर फ्यूचर में कभी मौका मिले तो देख लीजिएगा। चलिए और जिन्होंने देखी है वो उनको डेफिनेटली आगे वाले जो एग्जाम है ना उसमें डेफिनेटली उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है इंसुलिन। ये वाला क्वेश्चन भी बायोलॉजी सीरीज में कवर करवाया जा चुका है, इंसुलिन। तो अगर आपके पास मतलब आपने अभी तक नहीं किया है तो सिर्फ बायोलॉजी की सीरीज भी अभी आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो जिसमें आप वीक फील कर रहे हो वो देख सकते हैं वहां से जाकर। फिर नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो ये बचाता है टॉक्सक्वाइड, ठीक है, टॉक्सक्वाइड टीका बचाता है डिप्थीरिया से। नेक्स्ट है डीपीटी होता है ना। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया है? सिनोवैक, स्पुतनिक, नोवावैक्स। तो देखिए सारे के सारे ये कोविड-19 वैक्सीन थे, पर इसमें से भी बोल रहा है कि mRNA का कौन सा है? तो ये था मॉडर्ना, ठीक है, मॉडर्ना। फिर 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये कारक है प्राकृतिक आवास का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक है। वैसे कारण तो सभी हैं, जो अनुवांशिक जेनेटिक एसिमिलेशन है वो भी है, परभक्षियों पर नियंत्रण भी है, कीट नियंत्रण भी है, पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, पर जो बहुत बड़े लेवल पे है वो क्या है कि उनके नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर 101 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? कौन जिम्मेदार होता है? ये होता है जल, ठीक है, वाटर जिम्मेदार होता है। फिर है 102 नंबर क्वेश्चन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है। गैर पारंपरिक का मतलब नॉन कन्वेंशनल, जैसे कि लकड़ी, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये ना होके रिन्यूएबल जो सोर्सेज है वो कौन है? नवीकरणीय, ठीक है, रिन्यूएबल। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर 103 नंबर क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड होती है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रदूषण होता है उसके मापने के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो गया? ए हो गया, पॉल्यूशन एसे इन एक्वेटिक सिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। 104 नंबर क्वेश्चन, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है कौन सा है? वो पौधा अजोला, ठीक है, अजोला पौधा है। सब कुछ साइंस की सीरीज में कवर है ये वाले। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो हंसी पैदा करने के लिए क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है गैस, ठीक है, NO शायद होता है, NO इसका फॉर्मूला। फिर है 106 नंबर, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो देखिए नमक में क्या होता है? आयोडीन, नमक से आयोडीन मिलता है। तो नमक कहाँ से मिलता है? समुद्र से। तो शैवाल में भी क्या है, मतलब ऐसा लॉजिक नहीं है, याद करने के लिए बता रही हूँ कि शैवाल जो होते हैं समुद्री उनसे भी आयोडीन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा होता है? कौन सा होता है? निक्टेंथिस, निलुम्बो, निकोटियाना और डी नेपेथिन्स। तो नेपेथिन्स होता है और इसका कौन सा एग्जाम्पल है? एक पिचर प्लांट, इसका घटपर्णी पौधा जो होता है वो इसका एक एग्जाम्पल है। घटपर्णी पौधा से भी बहुत बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट 108 नंबर, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो मानव हृदय 4 चैम्बर का बना होता है, ठीक है। और क्या आपको पता है कि गाय के भी 4 पेट होते हैं, शायद 4 या 3 पेट होते हैं, कंफर्म नहीं है, ऐसे ही होता है कुछ। 109 नंबर क्वेश्चन,
2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो 2022 में था भारत 9वें स्थान पर, और इस साल का डेटा आप देख लीजिएगा कि 2023 में कौन से स्थान पर है। फिर 110 नंबर क्वेश्चन है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ देती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, बफर की तरह काम करती है, वाटर शेड। तो जो आपने जैसे माउंटेन पर होता है कि माउंटेन पर बीच में एक जलाशय जैसा बड़ा सा बन जाता है और फिर उसके बाद वो नीचे गिरता है, तो नदियां उससे फिर नदियों से वो कनेक्ट हो जाता है जाकर। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्न में से किस वर्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1974 में। ठीक है, जिन लोगों ने भी इन्वायरमेंट का मैराथन देखी है ना, वो सारे क्वेश्चन ये आराम से कर रहे होंगे। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? नदी इसका उदाहरण है। ठीक है, नदी का मतलब लोटिक क्या होते हैं? जो फ्लोइंग वाटर वाले होते हैं पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहां पर स्थित है? ये स्थित है जामनगर में। ठीक, जामनगर इसका बी आंसर हो गया। 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक रेशम का घटक, नेचुरल सिल्क जो होता है उसका घटक है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, ये याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये जीरो कोल्स एनिमल। ठीक है, और प्लांट क्या कहलाते हैं? जीरो फाइट कहलाते हैं। रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं वो जीरो फाइट। तो आंसर इसका हो गया डी। फिर क्वेश्चन है 116 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, जो प्रिंट था हिंदी का उसमें गड़बड़ थी। इधर तो बैक्टीरिया दे रखा है, ठीक है, और इधर क्या दे रखा था? इधर विषाणु दे रखा था, तो जीवाणु होना चाहिए था हिंदी वाले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पेप्टिक व्रण जो होता है वो जीवाणु की वजह से होता है, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, जिसको बोलते हैं। उसके बाद डेंगू वायरस की वजह से होता है। ठीक है, डेंगू का वायरस होता है। तो बी का 1 हो गया, ए का 4 हो गया, ए का 4 और बी का 1, तो ए का 4 2 में और बी का 1 इसमें। ठीक है, आंसर क्या हो गया? आंसर इसका बी हो गया। उसके बाद जो फील पाँव होता है वो कृमि की वजह से होता है। ठीक है, एक वॉर्म की वजह से होता है। फील पाँव में क्या होता है? पाँव मोटा हो जाता है, हाथी पाँव भी जिसको बोलते हैं। और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के वजह से होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर बी हो गया। फिर चलिए नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन है, पोषक स्तर बनते हैं। पोषक स्तर किससे बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। ठीक है, जब जीव होंगे तभी तो लिंक्ड करेंगे, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे, तो तब पोषक स्तर बनेंगे। तो ए इसका आंसर हो गया। 118 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में क्या किया जाता है? जो जीव जहां पर है उनको वहीं रखकर उनका संरक्षण किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको इन सीटू संरक्षण बोलते हैं, इन सीटू। ठीक है, और अगर बाहर लेके करें, जैसे कि जू में रख दिया या बोटेनिकल गार्डन में पेड़ों को रख दिया, तो वो क्या हो जाता है? वो एक्स सीटू संरक्षण हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक्स सीटू और इन सीटू संरक्षण। फिर 119 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? हंगुल कहाँ पाया जाता है? हंगुल पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के कौन से नेशनल पार्क में? तो दाची ग्राम जम्मू कश्मीर का जो नेशनल पार्क है वो फेमस है हंगुल के लिए। ठीक है, हंगुल क्या होता है? एक टाइप का हिरन जैसा प्राणी होता है, या शायद हिरन का टाइप होता है, आई एम नॉट श्योर। तो क्या हो गया? डी हो गया इसका आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो नष्ट हो जाते हैं टाइम के साथ। जैसे मान लीजिए पेड़ की पत्ती हैं तो बायोडिग्रेडेबल है, थोड़े दिन में क्या होगा? पेड़ की पत्ती सूख के गिरेंगी, तो जो बैक्टीरिया है या जो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनको धीरे धीरे
गला देंगे, नष्ट कर देंगे और वापस में वो मिट्टी में मिल जाएंगे थोड़े दिन के बाद। लेकिन जो नष्ट नहीं होती, जैसे पॉलीथीन हो गई, तो वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गई, ठीक है, जो जिनका विनाश नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा बोल रहा है कि नहीं है, प्रदूषक नहीं है? तो घरेलू अपशिष्ट, मूत्र, मल पदार्थ, कीटनाशक। तो कीटनाशक जो है वो नहीं है, ठीक है, बाकी सभी बायोडिग्रेडेबल हैं, पेस्टिसाइड नहीं है, ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं था, सब्सिडी 9% की। वैसे रिलेवेंट क्वेश्चन है 2023-24 का, 24-25 का हमें इस साल के लिए देखना है, और आइडिया ले लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन आया था। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पहला दिया है जनसंख्या के विभिन्न सिद्धांत है और उनके कौन प्रतिपादक है, उनके नाम है। तो जो पहला है कि उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत, ये दिया था कैनन ने, एडविन कैनन। तो ए का क्या हो गया, ए का 3 हो गया, ठीक है। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत दिया था जॉर्ज ने, जॉर्ज मतलब हेनरी जॉर्ज, तो 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने, तो इसका 1 हो गया, ठीक है। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत ये दिया था मॉल्थस ने, ठीक है, तो 2 हो गया। तो आंसर इसका क्या हो गया, ए का 3, ए का 3 होते ही ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 123 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आयोग ने पिछले साल सतत विकास से रिलेटेड दिए थे। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो सतत विकास के विभिन्न गोल दिए गए हैं, उनमें से कौन सा लैंगिक समानता है उसमें, ठीक है, शून्य भूख, जीरो हंगर भी है, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, ठीक है, गुड हेल्थ एवं वेलबींग ये भी है, पर इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा था कि नहीं, नहीं है, तो आंसर इसका डी हो गया फिर, ठीक। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे 2 कथन है जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तो बिल्कुल आवश्यक है, ज्यादा अगर जनसंख्या हो जाएगी पर्यावरण पर संसाधनों का दबाव बढ़ेगा, पेड़ कटेंगे, क्या बोलते हैं, भूमि क्षरण होगा, ठीक है, तो पर्यावरण के लिए आवश्यक है। दूसरा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, तो बना नहीं रहता, बिगड़ जाता है, ठीक है। तो आर गलत हो गया इसका, क्या हो गया इसका आंसर, ए सही है किंतु आर गलत है, तो सी इसका आंसर हो गया, ठीक, सी। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो ये अंतरराष्ट्रीय दिवस का जो विषय था 2022-23 के लिए, वो था व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। फिर 127 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही हैं ये आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान, तो आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, तो ये सही है, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, तो ये भी सही है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो गया, दोनों ही सही है। फिर 128 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो सर्वप्रथम ये किया गया था 1871 में, और किसने कराया था, ये लॉर्ड मेयो द्वारा कराया गया था, ठीक है, तो मेयोज। नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मतलब एसडीजी नंबर दे रखे हैं और किससे रिलेटेड है वो एसडीजी नंबर, ये हमको मैच कराना है। तो जो एसडीजी 10 है वो किससे रिलेटेड है, वो है असमानताओं से कमी, ठीक है। तो 3 नंबर हो गया ए का। उसके बाद एसडीजी 13 है जलवायु क्रिया से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका 1 हो गया, बी का 1 हो गया। उसके बाद एसडीजी 14 रिलेटेड है पानी के नीचे का जीवन, ठीक है। तो 4 पे हो गया इसका, सी का 4 हो गया। और एसडीजी जो 15 रिलेटेड है वो रिलेटेड है जमीन पर जीवन से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो आंसर इसका क्या हो गया, ए का 3, बी का 1, ए का 3 और बी का 1, तो आंसर डी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर। द चैलेंज ऑफ वर्ड पावर्टी पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी गुन्नार मिर्डल ने, ठीक है। बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 131 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है, तो जननी सुरक्षा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो मातृ एमएमआर और इन्फेंट मोर्टेलिटी दोनों में कमी लाना है, मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है, ठीक है। तो नाम देख के ऐसा लग रहा होगा कि जननी है तो सिर्फ मातृ मृत्यु दर में ही कमी होगी, लेकिन दोनों में कमी है। तो डी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजेंडा 21 किससे, सतत विकास से, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, ए हो गया। अगर आप इसका डिटेल और देखना चाह रहे हैं तो इन्वायरमेंट मैराथन क्लास अपलोडेड है पीसीएस अभ्यास चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाइए पीसीएस अभ्यास की, वहां से आपको इन्वायरमेंटल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें 5 घंटे का इन्वायरमेंट का वीडियो है, उसमें A to Z इन्वायरमेंट के सारे टॉपिक कवर करवाए गए हैं और साथ ही ट्रिक भी बताई गई है उनको याद करने की। 133 नंबर क्वेश्चन, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर बोल रहा है कि नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करिए। तो सही उत्तर का चुनाव करने के नजरिए से हमको क्वेश्चन को पढ़ना है। पहला है इसमें वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो सही है, ठीक है, वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जाती है ये। तो अगर क्वेश्चन में गड़बड़ होती है ना, तो यहाँ पर गड़बड़ होती है, ये वार्षिक या द्विवार्षिक इस तरह से चेंज कर दिया जाता है, लेकिन ये ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट पर हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चातुर्दिक लक्ष्य के विषयों के पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, 2 इसमें से गलत है। आंसर इसका क्या हो गया, आंसर इसका हो गया केवल 1, ए इसका आंसर हो गया, ठीक है, केवल 1। नेक्स्ट है 134 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको पिछली रैंकिंग भी याद करनी है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आपको 3 साल की रैंकिंग याद होनी चाहिए, 20, 21 और 22 की, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है ये गलत था, ठीक है, कुछ रैंकिंग इसमें गलत दे रखी है। उसके बाद बी है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है, तो ये सही था, ठीक है। तो 2022 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 135 नंबर। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो कैसा कहलाएगा? ये सतत विकास कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए सतत विकास का तीसरा क्वेश्चन आ रहा है इस एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, तो अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा सतत विकास को। अब की बार 136 नंबर क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2020 में किया गया था, तो सही है, ये 2022 में किया गया था, 2022 में। दूसरा है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जन संचार साधनों, जलमार्गों, लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया है, तो ये भी सही है। ठीक है, इन सातों को भी जोड़ा गया है। आंसर इसका क्या हो गया? दोनों, 1 और 2। 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? कौन सा इकोनॉमिक, पैसे किससे नहीं आ रहे हैं? तो किसानी से आते हैं पैसे, नौकरी से आते हैं, परिवहन से भी आते हैं, स्वैच्छिक समाज सेवा से नहीं आते। ठीक है, अगर आप किसी की हेल्प करो, किसी को खाना खिला दो या किसी गरीब की सहायता कर लो, तो उससे पैसे नहीं मिलते, तो आर्थिक क्रिया नहीं है, वो परोपकारी क्रिया है। परोपकार होता है, करनी चाहिए। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, संघीय बजट 2023-24 की योजना के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो 23-24 का क्वेश्चन है, कट कर देते हैं, इसको हम नहीं कर रहे। ठीक है, इररिलेवेंट है, इस साल का आप बजट देखिएगा। नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 2070 का। ठीक है, पहले ये लिमिट कम थी, फिर इसे बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। के बाद 140 और 41 बजट और आर्थिक सर्वे से रिलेटेड है, तो ये रहने दीजिए। फिर 142 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार हैं? तो कौन से प्रकार हैं इसमें से? पूर्ण, परम निर्धनता, पूर्ण निर्धनता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि सापेक्ष निर्धनता भी है, फिर सब्जेक्टिव पॉवर्टी यानी कि सब व्यक्तिपरक ये भी है, प्रकारात्मक निर्धनता, फंक्शनल पॉवर्टी ऐसा कोई टाइप नहीं होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 होते हैं, 4 नहीं, तो बी आंसर हो गया। उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक योजना और वर्ष सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहे हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय 2014 में ठीक है, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी ये भी ठीक है 2017 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन ये 2015 में नहीं है, 2016 में थी। ठीक है, तो ये गलत हो गई, सही नहीं पूछ रहा था। और उसके बाद सांसद आदर्श ग्राम 2014 में, ये भी सही हो गया, तो सी इसमें से गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ए उत्तर प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित इसमें से कौन सी है? इसमें से अनूठी उपहार योजना है। ठीक है, एक मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये नहीं है, कौशल्या मातृत्व नहीं है, और स्त्री निधि नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो कौन सा ये है? सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें से गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, मनरेगा तो करती है गवर्नमेंट, मनरेगा तो बहुत लार्ज स्केल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी है, और पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना भी है। ठीक है, उसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं? कौन है इसके लेखक? विमल जालान। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी विमल जालान, आरबीआई के पूर्व गवर्नर।
तो इनकी बुक का नाम पूछा गया था लास्ट ईयर। 147 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 2 फरवरी को। क्यों? रामसर कन्वेंशन इस दिन रामसर कन्वेंशन आयोजित की गई थी 2 फरवरी। उसके बाद 148 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ILO के द्वारा। ठीक है, तो ये सी इसका आंसर हो गया। फिर 149 नंबर क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम जो है को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? ये किया गया था 2021 में, 2021 में। ठीक है, तो डी आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? ठीक है, तो किसको कितना पैसा मिला है ये भी याद करना है, कौन से मंत्रालय को? तो स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला था 89,155 करोड़। सही सुमेलित पूछ रहा है, तो इस बार भी आप देख लीजिएगा कि किस मंत्रालय को कितना रुपया आवंटित हुआ है बजट में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पीसी अभ्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।